आपका स्वागत है। आज हमारे सामने भारत के भूगोल से जुड़े कुछ बेहतरीन नोट्स और नक्शे हैं और हमारा मिशन इन पन्नों से सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि वो गहरी समझ निकालना जो भारत को देखने का हमारा नजरिया बदल दे। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीन के ये टुकड़े, ये लकीरें और ये पहाड़, ये सब मिलकर भारत की कहानी कैसे कहते हैं। बिल्कुल। भूगोल मतलब सिर्फ नक्शों पर बनी लकीरें नहीं है, ये किसी भी देश के चरित्र को, उसकी चुनौतियों और उसके मौकों को तय करता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से। आखिर दुनिया के मंच पर भारत है कहाँ? ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात। हमारे सोर्स बताते हैं कि भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब यहाँ कुछ अक्षांश और देशांतर के आंकड़े दिए गए हैं, जैसे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। लेकिन इन नंबरों का असल में मतलब क्या है? ये हमें भारत के बारे में क्या बताते हैं? यही सबसे दिलचस्प सवाल है। इन नंबरों का सीधा मतलब है भारत का विशाल फैलाव। आप सोचिए, भारत का जो दक्षिणी सिरा है वो भूमध्य रेखा के इतना करीब है कि वहां साल भर उमस और गर्मी रहती है, जैसे केरल या तमिलनाडु में। हाँ बिल्कुल। और वहीं जो उत्तरी सिरा है वो हिमालय में इतनी ऊंचाई पर है कि वहां कड़ाके की ठंड और बर्फबारी होती है। तो एक ही देश में इतनी जबरदस्त जलवायु विविधता वो इसी अक्षांशीय विस्तार की देन है। वाह, मतलब ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये तो भारत के मौसम और विविधता का एक तरह से कोड है। सही पकड़ा आपने। इसीलिए हमारे पास रेगिस्तान भी है और दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह भी। अच्छा, अब आकार की बात करते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से हम दुनिया में 7वें नंबर पे हैं। एरिया है करीब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% है। सुनने में ये आंकड़ा शायद उतना बड़ा ना लगे। नहीं, लेकिन जब आप इसकी तुलना आबादी से करते हैं तब असली तस्वीर सामने आती है। हमारे पास दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन है, लेकिन हम दुनिया की 17.5% से ज्यादा आबादी का घर हैं। ओह, हाँ, एक स्रोत के अनुसार तो आज हम आबादी में पहले स्थान पर हैं, जबकि 2011 के आंकड़े हमें दूसरे स्थान पर दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हर संसाधन पर, हर वर्ग किलोमीटर जमीन पर दुनिया के औसत से लगभग 7 गुना ज्यादा दबाव है। बिल्कुल। ये एक अकेला आंकड़ा भारत की कई चुनौतियों की जड़ में है, चाहे वो शहरों का बेतरतीब फैलाव हो या खेती की जमीन का संकट या फिर पर्यावरण पर बढ़ता दबाव। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही भूगोल का असली मतलब है, आंकड़ों को जमीनी हकीकत से जोड़ना। इसी विशालता को और समझने के लिए चलिए भारत के विस्तार को मापते हैं। नक्शे बताते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी, मतलब उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है करीब 3214 किलोमीटर। और गुजरात के कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक, यानी पूर्व से पश्चिम, ये चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। ये लगभग बराबर ही है। हाँ, ज्यादा फर्क नहीं है। और इसका मतलब है कि भारत लगभग एक वर्ग जैसा है, जो इसे एक मजबूत भौगोलिक इकाई बनाता है। 3200 किलोमीटर, मतलब अगर कोई कश्मीर से कन्याकुमारी तक ड्राइव पर निकले तो उसे हर कुछ 100 किलोमीटर पर सिर्फ नज़ारे नहीं बल्कि मौसम, भाषा, खाना, संस्कृति सब कुछ बदलता हुआ मिलेगा। देश की विशालता का असली मतलब शायद यही है। बिल्कुल। और इस विशालता के 4 कोने हैं जिन्हें हम भारत के चरम बिंदु कहते हैं। सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि पर तो कन्याकुमारी है, लेकिन अगर हम द्वीपों को भी गिने तो वो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है ना? हाँ, सही। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का किबुथुमैय, तो पश्चिम में गुजरात का गोहार मोती है। ये नाम एक तरह से इस विशाल कैनवस के 4 कोनों को चिन्हित करते हैं। अब जब हमने आकार देख लिया तो इसकी सीमाओं पर बात करना जरूरी हो जाता है। जमीनी सीमा बताई गई है 15,106.7 किलोमीटर और तटीय सीमा मतलब कोस्टलाइन द्वीपों को मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर है। 7,500 किलोमीटर। हाँ, 7,500 किलोमीटर की तटरेखा। ये तो यूरोप के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर हो गया। और इतनी लंबी तटरेखा का मतलब सिर्फ खूबसूरत बीच नहीं बल्कि व्यापार, सुरक्षा और समुद्री संसाधनों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल। अच्छा, स्रोतों में कुछ खासा सीमा रेखाओं का भी जिक्र है, जैसे रेडक्लिफ रेखा। ये तो हम सब ने सुना है। हाँ, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, जिसे विभाजन के समय खींचा गया था। इसी तरह भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। और
भारत अफगानिस्तान के बीच की छोटी सी सीमा को डोरंड रेखा। ये रेखाएं सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि भू राजनीति में भी बहुत अहमियत रखती हैं। ये तो जमीनी सीमाओं की बात हुई, लेकिन समुद्र में हमारी सीमा कहाँ तक है? क्या वहां भी ऐसी ही कोई रेखा है? बहुत अच्छा सवाल है। समुद्र में सीमाएं और भी जटिल और महत्वपूर्ण होती हैं, खासकर आर्थिक नजरिए से। हमारे नोट्स के अनुसार इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, तट से 12 नॉटिकल मील तक, जिसे प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। इस पर देश का वैसा ही पूरा अधिकार होता है जैसा अपनी जमीन पर। ठीक है, तो 12 नॉटिकल मील तक हमारा पूरा हक है, लेकिन उसके आगे 24 मील तक एक संलग्न क्षेत्र का जिक्र है जहां सिर्फ कस्टम और वित्तीय अधिकार मिलते हैं। इसका असल में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर कोई जहाज इस क्षेत्र से गुजर रहा है तो हम उस पर नजर रख सकते हैं, प्रदूषण के नियम लागू कर सकते हैं और तस्करी जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए टैक्स या जुर्माना लगा सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है तीसरा क्षेत्र। वो कौन सा? जो तट से 200 नॉटिकल मील तक फैला है। इसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, शॉर्ट में EEZ। और ये क्यों इतना खास है? क्योंकि ये EEZ भारत के लिए एक खजाने की तरह है। इस पूरे इलाके में मौजूद किसी भी संसाधन जैसे मछली, तेल, गैस या अन्य खनिजों पर भारत का विशेष अधिकार होता है। तो मुंबई हाई से जो तेल और गैस निकलता है वो इसी क्षेत्र में है। बिल्कुल, और भविष्य में समुद्र तल में मौजूद पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जैसे खनिजों का खनन भी यहीं होगा। ये भारत की ऊर्जा और खनिज सुरक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो हमने देख लिया कि दुनिया के नक्शे पर भारत कहाँ है और इसकी सीमाएं कितनी विशाल और जटिल हैं। अब जरा उन राज्यों पर चलते हैं जो इन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बसे हैं। पाकिस्तान के साथ कौन-कौन से राज्य जुड़े हैं? स्रोत के मुताबिक पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान और पंजाब की सीमाएं हैं, और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी हैं। और चीन? उसके साथ तो पूरा हिमालय जुड़ा होगा। हाँ, चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश की बात करें तो मुझे लगता था कि ज्यादातर सीमा सिर्फ पश्चिम बंगाल के साथ होगी। ये एक आम धारणा है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के अलावा मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय भी बांग्लादेश से जुड़े हैं। मतलब पूरा उत्तर पूर्वी इससे जुड़ा हुआ है। अच्छा। और एक रोचक तथ्य यह है कि बांग्लादेश के साथ ही भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा है, लगभग 4096 किलोमीटर की। कमाल है। और सबसे छोटी सीमा? सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, सिर्फ 106 किलोमीटर, जो अब लद्दाख के हिस्से में आती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल कई देशों के साथ सीमाएं साझा करते हैं। ये इन राज्यों को सांस्कृतिक और रणनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण बना देता है। इन बाहरी सीमाओं की बात तो हो गई, लेकिन भारत की असली विविधता तो देश के अंदर देखने को मिलती है। स्रोतों में एक काल्पनिक रेखा, कर्क रेखा का जिक्र है, जो देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, ये रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सिर्फ एक भौगोलिक रेखा नहीं है, यह भारत को 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटती है। इसके दक्षिण का हिस्सा उष्णकटिबंधीय है, जहां मौसम ज्यादातर गर्म रहता है, और उत्तर का हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय है, जहां मौसम के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण रेखा है भारतीय मानक समय यानी IST की रेखा। ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग 3000 किलोमीटर का है। इसका मतलब है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे? हाँ, अगर हर राज्य अपना समय इस्तेमाल करे तो ट्रेनों, उड़ानों और दफ्तरों में भारी कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए इस एक रेखा को पूरे देश का मानक समय मान लिया गया है, और ये 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये तो देश को एक सूत्र में पिरोने जैसा हुआ। अच्छा, अब तट रेखा पर वापस आते हैं। सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है, करीब 1214 किलोमीटर। इसकी वजह है कच्छ और खंभात की खाड़ियां, जो तट रेखाओं को बहुत घुमावदार बना देती हैं। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर लें तो विजेता अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। उसकी तट रेखा 1962 किलोमीटर है। वाह। और सबसे छोटी गोवा की सिर्फ 118 किलोमीटर।
अब देश के भूगोल के एक और अहम पहलू पर आते हैं, पहाड़ और पठार। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन बताई गई है, जो कराकोरम रेंज में है। हाँ, 8611 मीटर। लेकिन एक और महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है विंध्य पर्वतमाला, जो मध्य भारत में फैली है। इसे अक्सर सिर्फ एक पहाड़ माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, ये एक सांस्कृतिक और भाषाई विभाजन रेखा भी है। पारंपरिक रूप से इसके उत्तर में इंडो आर्यन भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती प्रमुख हैं। और दक्षिण में द्रविड़ भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़। बिल्कुल। ये भौगोलिक रेखा सदियों से भारत की राजनीति और पहचान को आकार देती आई है। ये एक बेहतरीन इंसाइट है। अच्छा, स्रोतों में भारत का रूर किसे कहा गया है? ये छोटा नागपुर पठार को कहा गया है, जो पूर्वी भारत में है। जर्मनी के रूर क्षेत्र की तरह ये पठार भी कोयला, लोहा, अब्रक जैसे खनिजों से भरा पड़ा है। भारत के ज्यादातर स्टील प्लांट और खदानें इसी इलाके में हैं, जो इसे देश का औद्योगिक दिल बनाता है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियों के बारे में क्या जानकारी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, 2695 मीटर, जो केरल में है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोद्दाबेट्टा, 2647 मीटर, जो तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ों में है। चलिए, आखिर में इन स्रोतों में दिए गए कुछ मुख्य आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं, जो भारत की एक पूरी तस्वीर पेश करते हैं। प्रशासनिक तौर पर भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और भौगोलिक विभाजन बहुत दिलचस्प है। भारत का 43% हिस्सा मैदानी है। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही विशाल मैदान भारत की अरबों की आबादी का पेट भरता है। यहीं हमारी ज्यादातर खेती होती है। सही। इसके अलावा 27.7% पठारी, 18.6% पहाड़ी और 10.7% पर्वतीय क्षेत्र हैं। 2011 की जनगणना के कुछ आंकड़े भी हैं, जैसे जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो आज तो और भी बढ़ गया होगा। हाँ, निश्चित रूप से। और लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था। साक्षरता दर कुल 74.04% थी, लेकिन इसमें पुरुषों 82.14% और महिलाओं 65.64% के बीच एक बड़ा अंतर था। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये हमें बताते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें किन क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे महिला शिक्षा। बिल्कुल, ये विकास, योजना और सामाजिक संरचना को समझने का आधार है। 43% मैदानी क्षेत्र हमारी कृषि की ताकत दिखाता है। तो साक्षरता के आंकड़े शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों और अवसरों दोनों को इंगित करते हैं। तो हमने भारत को एक वैश्विक नजरिए से देखा, उसकी सीमाओं को समझा और फिर देश के अंदर की भौगोलिक विविधता की यात्रा की। इन स्रोतों से एक बात तो साफ है कि भारत का भूगोल सिर्फ पहाड़, नदियां और मैदान नहीं है। ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई इकाई है, जो हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और हमारे भविष्य को हर पल आकार दे रही है। आपने बहुत अच्छी तरह से इसका सार प्रस्तुत किया और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। हमने देखा कि भारत की ज़मीनी सीमाएं 7 देशों से लगती हैं और इसकी एक विशाल तटरेखा है जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक पर स्थित है। तो सोचने वाली बात यह है कि 21वीं सदी में जहां संपर्क, व्यापार और रणनीति सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, ये जटिल भौगोलिक स्थिति भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है या फिर सबसे बड़ा अवसर।